हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल JMD स्टडी सेंटर। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए प्रश्नावली 4.4 द्विघात समीकरण का जो लास्ट प्रश्नावली है उसे लेकर आया हूं। तो आज मैं आपको इस प्रश्नावली को फिनिश करा दूंगा और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने के लिए मैं इस एक्सरसाइज के संबंधित कुछ आपको फॉर्मूले देखिए। जैसे इसमें यदि आपको पता है मूल समीकरण क्या होता है, आपकी जो होता है आपका मूल समीकरण क्या होता है आपका ax² + bx + c बराबर 0 क्या आता है, आपका मूल समीकरण होता है। इसकी हम जब तुलना करते हैं तो आपका एक ज्ञात होता है विभक्तर। क्या होता है? विभक्तर का फॉर्मूला होता है विभक्तर, जिसे हम किससे दर्शाते हैं? d से। किससे दर्शाते हैं? d से। तो ये क्या होता है, जो होता है इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। विभक्तर यानी d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। ये जो विभक्तर d निकलता है, यदि इसकी भी एक प्रकृति होती है। क्या होती है? प्रकृति। प्रकृति का मतलब ये किस नेचर का होता है? किस नेचर का है? जैसे कि कोई ऋणात्मक प्रकृति, कोई धनात्मक प्रकृति, या कोई जीरो है, तो इसे क्या है, ठीक है, जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, तो उसकी तो अलग ही दुनिया है। इसी प्रकार से ये विभक्तर है तो इसकी भी एक प्रकृति होती है, यानी 3 प्रकृति होती हैं। एक माइनस में निकलता है, एक प्लस में और एक जीरो में। तो जो माइनस और प्लस में निकलता है उनको भी हम कुछ ना कुछ कहते हैं। तो क्या कहते हैं उसको भी हम आगे देख लेते हैं। जैसे कि पहला पॉइंट ऐसे आप याद रख लिए, यदि विभक्तर b² - 4ac का मान 0 से 0 से बड़ा हो तब मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक। जैसे कि मूल अगर बड़ा कैसे होता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक स्किल समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर ये बीच में 0 है, तो इधर राइट हैंड में क्या चलता है? हमारी पॉजिटिव संख्या चलती है, जैसे प्लस की चलती हैं 1 2 3 4, यानी +1 +2 +3 +4 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से। और जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड होता है उस तरफ किसकी चलती है? माइनस की। -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। तो देखिए 0 जो है या तो ना तो प्लस हो, या तो ना तो ऋणात्मक होता है और ना ही ये धनात्मक होता है। तो इसकी तो एक अलग ही प्रकृति होती है। तो अब देखिए जो प्लस वाली होंगी, बड़ा का मतलब क्या है? 0 से बड़ा कौन सा होगा? क्योंकि जो प्लस में जाएगा, किस में जाएगा? प्लस में। तो एक प्रकार से कह सकते हैं हम, यहाँ पर इसे हम चिन्ह द्वारा दर्शाया जाए तो b² - 4ac का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। ये जो b होती है इस तरफ, जिसका मुंह इसकी तरफ खुला होगा वो उससे बड़ा होगा, तो मतलब ये 0 से बड़ा है। तो इसकी मूलों की प्रकृति कैसी होगी? मूल वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? मूल वास्तविक होंगी। क्या होंगे? वास्तविक होंगी। ठीक है, वास्तविक होंगी। इसी प्रकार से अगर दूसरे को देखा जाए, दूसरा यदि, तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यदि b² - 4ac जो विभक्तर है ना, यदि b² - 4ac का मान 0 हो तब मूल कैसे होंगे? आपके बराबर वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? बराबर वास्तविक। बराबर वास्तविक होंगी। देखिए यहाँ पर पेन खर्च हो चुका है, तो मैं भी आपके लिए दूसरा पेन लेके आता हूँ, तब तक के लिए रुकिए। तो चलिए, मूल कैसे होंगे? आपके बराबर वास्तविक होंगे। यहाँ पर देखिए रेड पेन का यूज कर रहा हूँ मैं, बराबर वास्तविक होंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका? मूल बराबर कैसे होते हैं? तो b² - 4ac का मान 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0, तब तो इसके कैसे मूल होंगे? बराबर होंगे। इसी प्रकार से एक तीसरा पॉइंट भी है, यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा आता है। क्या आता है? 0 से छोटा, अर्थात कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। देखिए यहाँ पर 0 से बड़ा था अर्थात धनात्मक, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में लिख दी थी अर्थात धनात्मक, मतलब प्लस में निकलेगा। ठीक है, और छोटा अर्थात ऋणात्मक। कैसा निकलेगा आपका? ऋणात्मक। यदि b² - 4ac का मान 0 से छोटा अर्थात ऋणात्मक है तो मूल कैसे होंगे? आपके काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो आपकी ये मूलों की प्रकृति होगी, यानी विभक्तर जो होता है उसकी 3 प्रकार की प्रकृति होती है। या तो उसका मान 0 से बड़ा अर्थात प्लस में निकलता है, तो क्या कहेंगे? उसके मूल वास्तविक होंगे। यदि b² - 4ac के मान 0 निकले तो क्या कहेंगे? उसके मूल बराबर वास्तविक होंगे।
यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान शून्य से छोटा अर्थात यानी किसमें ऋणात्मक यानी माइनस में निकले तो उसे क्या कहेंगे, मूल काल्पनिक होंगे। तो ये आपका मेन पॉइंट था। चलिए आगे प्रश्नावली के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका पहला प्रश्न क्या दिया है, आपका पहला प्रश्न दिया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति और उन्हें अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न दिया है, आपका पहले में आपके 3 विकल्प हैं, तो पहला सॉल्व करते हैं। पहला दिया आपका 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये दिया है। चलिए तो इसके मूल निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ABC के मान पता होना चाहिए। तो समीकरण की तुलना, आपको मैंने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व कराया था, समीकरण की तुलना मूल समीकरण क्या होता है आपका, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर तो चलिए करते हैं। तो यहाँ x² की वैल्यू a है तो यहाँ कितना हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। तुलना करेंगे तो यहाँ b है तो ये b का मान होता है तो ये b बराबर कितना हो जाएगा आपका -3। ये c है तो यहाँ c बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। ठीक है। तो अब हमें प्रकृति याद करनी है। तो मूलों की प्रकृति किस प्रकार से याद करते हैं, तो चलिए b² माइनस 4ac का मान निकालना है आपको, b² माइनस 4ac। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, पहले मान देखते हैं इसका किस में निकलता है, तो उसी प्रकार से हम बता सकते हैं। तो b कितना है आपका -3 माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है 9। मैंने आपको पहले ही बता दिया माइनस में किसी का वर्ग करते हैं तो प्लस में हो जाता है, किस में हो जाता है, प्लस में। माइनस 4 दूनी के 8 और 8 पंजी के 40। ठीक है, तो 40 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा आपका -31। क्या बचेगा, -31। अब देखिए -31 है, क्या है, -31। तो किस प्रकार के हो जाएंगे इसके मूल, कैसे होंगे आपके इसके मूल, इसके मूल काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं है क्योंकि ऋणात्मक निकला है। अगर ये पॉजिटिव निकलता यानी प्लस में निकलता या 0 निकलता तो हम इसके मूल आगे ज्ञात कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसके पता करते हैं मूल ज्ञात वास्तविक है या नहीं। तो 3x² माइनस के 4√3 x प्लस 4 बराबर 0। चलिए तुलना करनी है। तो तुलना करने पर आपको क्या निकला, ये a की वैल्यू होती है तो a बराबर 3, ये b की वैल्यू होती है b बराबर -4√3 पूरा आएगा यहाँ पर, और c बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। चलिए तो b² माइनस 4ac का मान निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू -4√3 -4 गुणा a का मान 3 गुणा c का मान 4। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 4 का वर्ग कितना होता है 16 और इसका वर्ग इसका कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 3 का 12, 12 चौक 48। ठीक है, तो 16 3 कितना होता है आपका 48 माइनस के 48। तो 48 में से 48 कटेगा, यानी 48 कटता नहीं है, ये घटता है। मैंने आपको बताया कटता किस में, भाग में और गुणा में। ठीक है, तो 48 में से 48 घटेगा, कितना बचेगा आपका 0। क्या बचेगा 0। तो ये आपकी इसकी मूल इसके मूलों का अस्तित्व है। तो आपकी प्रकृति क्या हो जाएगी, पहले इसकी प्रकृति देखते हैं। तो प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी, 0 यानी बराबर वास्तविक होंगी, बराबर वास्तविक होंगी। वो आपको मैंने मूल निकालना बताई जाए तो या तो द्विघाती सूत्र से निकाल सकते हो या आप उस किसी भी सूत्र से निकाल सकते हो, या फैक्टराइज यानी गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। तो चलिए हम किस प्रकार से गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। चलिए इसके फैक्टर करते हैं, किसके, इसकी। तो या तो चलिए द्विघात समीकरण से निकालते हैं, -b प्लस माइनस, यहाँ देख लेता हूँ मैं द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, चलिए तो -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। माइनस b की वैल्यू कितनी है आपकी 4√3, वो भी माइनस में है, किस में, माइनस में, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। प्लस माइनस b² माइनस 4ac। तो देखिए b² माइनस 4ac का मान हमने भी निकाला है, कितना आएगा 0 अपॉन 2a इंटू a की वैल्यू 3। चलिए इस स्टेप को सॉल्व करते हैं। देखिए ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा आपका प्लस में, यानी 4√3। देखिए 0 को जोड़ें या घटाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन 3 दूनी 6। देखिए मूल वास्तविक थे, बराबर वास्तविक थे, मतलब यही मूल आपके दोबारा लिखा जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 इसे 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 2√3/3। क्या हो जाएगा आपका 2√3/3, 2√3/3। ठीक है, ये आपका पहला मूल हो गया। और इसी प्रकार हम ये बराबर वास्तविक होते हैं तो इसका मूल एक और 2 बार लिख लेते हैं, तो 2√3/3। ये आपको मैंने मूल तो ज्ञात करना पहले ही बता दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया आपका, 2x² माइनस के 6x प्लस 3 बराबर 0। इसे सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो तुलना करेंगे तो पहले a बराबर 2,
बी बराबर -6 और सी बराबर आपका क्या निकल आएगा 3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर -4ac इसका मान निकालेंगे। तो बी की वैल्यू -6 -4 गुणा ए का मान 2 गुणा सी का मान 3। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 36 -4 दूनी के 8 और 8 3 के 24। चलिए इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 36 में 24 जाएगा, आपका कितना बचेगा यहाँ पर 12। कितना बचेगा 12। तो देखिए ये पॉजिटिव में निकला है तो ये इसका अस्तित्व है। अस्तित्व मतलब इसकी प्रकृति कितनी हो जाएगी, मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मूलों की प्रकृति जो होगी आपकी वो क्या हो जाएगी। देखिए प्लस में निकला है तो क्या होता है, मूल वास्तविक है। मूलों की प्रकृति बराबर मूल वास्तविक हैं। ठीक है, मूल वास्तविक निकले। अब वास्तविक हैं तो हमें क्या करना है आपका, इसका उन्हें ज्ञात भी करना है। तो मूलों के लिए द्विघाती सूत्र का प्रयोग करेंगे हम, द्विघाती या श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र से तो क्या होता है -b प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो -b की वैल्यू कितनी है आपकी, आपके पास b की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर -6, तो ब्रैकेट लगाएंगे। और देखिए बी स्क्वायर -4ac अभी आपने निकाला कितना निकाला 12 अपॉन 2, ए का मान 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। देखिए 12 को क्या लिख सकते हैं हम, आप 12 को लिख सकते हैं 2√3, क्योंकि आपको 12 का जब फैक्टर गुणनखंड निकालोगे तो कितना आएगा 2 दूना 4 और 4 12, तो 2 का यानी 4 और 4 का वर्गमूल 2 और √3 वर्गमूल में चला जाएगा अपॉन 2 दूनी 4। तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसके मूल लिख देते हैं। तो 6 प्लस 2√3/4 पहला मूल हो गया आपका। ठीक है, दूसरा मूल 6 माइनस 2√3/4 ये आपका दूसरा मूल हो गया। ठीक है, तो मूल ज्ञात करने थे, या से आगे भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि यहाँ से आपको 2 कॉमन मिल सकते हैं। यहाँ पे से आपको 2, चलिए यहाँ पर एक और बार यहाँ से सॉल्व करके बता देता हूँ। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस √3/4, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 3 प्लस √3/4 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। कितना आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ ये भी एक जैसा ही है। सॉल्व करेंगे तो यही आपके क्या हो जाएंगे इसके मूल। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो उसके 2 मूल कैसे हों बराबर। तो मूल बराबर के लिए आपको क्या करना होता है पता है, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 निकालना होता है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो k का मान इसमें ज्ञात करेंगे। तो दूसरे का पहला क्या दिया आपका 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो पहले तो हम a b c की वैल्यू निकालेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा, तुलना करें पर 2, b बराबर x का गुणांक k, c बराबर 3। ठीक है, सब प्लस में लिख लेंगे। अब क्या कह रहा है, मूल बराबर हों। तो मूल बराबर होने के लिए क्या चाहिए होता है आपका, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 होना चाहिए मूल बराबर होने के लिए। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। b की वैल्यू k -4 गुणा a की वैल्यू 2 गुणा c की वैल्यू 3 बराबर 0। तो k का वर्ग k होता है 4 दूनी के 8 8 3 के 24 बराबर 0। देखिए k की वैल्यू निकालनी तो 24 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 24 यहाँ इस वर्गमूल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा उधर अंडर रूट। आपको पता 24 का क्या होता है, नहीं होता, इसलिए इसे किस प्रकार से लिखते हैं। तो इससे हम लिख सकते हैं, देखिए 2 दूने 4 और 4 छक्के 24 यानी 2√6। क्या लिख सकते हैं 2√6, 2 दूना 4 और 4 छक्के 24। या आप उसे और किसी रूप से नहीं लिख सकते, और किसी रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इसके गुणनखंड यही बनेंगे। तो आपका k का मान कितना हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√6। इसी प्रकार चलिए क्वेश्चन दूसरे को भी सोल्व कर लेते हैं फटाफट। क्या दिया आपका kx x -2 प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, चलिए यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए अंदर पहले इसका गुणा करेंगे क्योंकि अभी ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण बनाने के लिए पहले अंदर गुणा करने पड़ेगा। तो k x का x के साथ करेंगे तो x² माइनस इसका के साथ करेंगे तो 2kx प्लस 6 बराबर 0। अभी आपका क्या बना है द्विघात समीकरण। चलिए इसकी a b c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a बराबर कितना हो जाएगा, x² गुणांक होता है यानी k हो जाएगा अपॉन b बराबर क्या होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक क्या है -2k, तो -2k। c बराबर क्या होता है अचर पद यानी 6। चलिए मूल बराबर इसके भी कह रहा है वो, तो मूल बराबर होने के लिए ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझिए, आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएगा क्योंकि मैं बताइए आपको इतने सरल तरीके से रहा हूँ। ठीक है, तो मूल बराबर होने के लिए क्या चाहिए आपका, बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 लगाइए। b की वैल्यू -2k -4 गुणा a का मान k, c का मान 6। ठीक है, बराबर 0। सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2 यहाँ तो प्लस में हो जाएगा, 2 का वर्ग 4
और के का वर्ग के स्क्वायर माइनस 4 छिके 24 के बराबर 0। देखिए 4 के स्क्वायर माइनस 24 के बराबर 0। यहाँ तो आप इसे फैक्टर लेकर कर लीजिए सॉल्व, क्या कर सकते फैक्टर यानी कि यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। चलिए अगले दूसरे पेज पर सॉल्व करते हैं आपको इसके। चलिए तो आपका क्या बना था 4 के स्क्वायर माइनस के 24 के बराबर 0। तो यहाँ से हम कॉमन लेते हैं, 4 मिलेगा कॉमन और के मिलेगा, तो यहाँ पर एक के बचेगी माइनस 4 छिके 24 बराबर 0। चलिए एक बार इसके बराबर 0 रखते हैं, तो 4 के बराबर 0, 4 मल्टीप्लाई में तो भाग में जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 0। ठीक है, एक बार इस वाले को रखते हैं तो के माइनस 6 बराबर 0, उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस में, तो आपका पॉजिटिव का आंसर निकला है 0। दोनों आंसर हो जाएंगे, तो के कितने मान निकले आपके, या तो 0 हो सकता है या 6 हो सकता है, तो के का मान हो जाएगा आपका यही। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। अगला क्या दिया आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक आम की ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 हो, और यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। चलिए इसी प्रकार से देखते हैं, तो उसकी लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, पूछा संभव है या नहीं है। चलिए इक्वेशन बना के देखते हैं, अगर इक्वेशन सही बनती है तो उसकी बगिया बनाना संभव है। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो आम की बगिया बनाना है, क्या बनाना है बगिया। ठीक है, यहाँ पर एक बगिया है, इस प्रकार से आयताकार है, ठीक है, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई है, तो इसकी लंबाई मतलब ये लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है, तो मतलब इससे मैं x मानूंगा तो ये दुगनी हो जाएगी 2x। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल जो अंदर का है, ये क्षेत्रफल कितना है आपका, ये कितना है 800, क्षेत्रफल अंदर का होता है 800। चलिए यहाँ पर मान लेता हूँ, माना बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर, कितनी x मीटर, तो लंबाई कितनी हो जाएगी उसकी दुगनी हो जाएगी, यानी 2x मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दिया है आपका, बाग का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपका आयत का क्षेत्रफल एक प्रकार से लगेगा, तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल आपका दिया है कितना 800, तो यहाँ पर लग जाएगा 800, लंबाई 2x गुणा चौड़ाई x। सॉल्व कर लेते हैं समीकरण को, 2x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 केस में है गुणा में, उधर जाके किस में हो जाएगा भाग में, तो 8/2 बराबर x स्क्वायर, कितनी बार कटेगा 400 बार, तो 400 बराबर x स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो किस में आ जाएगा सर, वर्गमूल में बराबर x। तो आपको पता है 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, क्योंकि 20 गुणा 20 कितना होता है आपका 400, तो x बराबर का निकला है 20। देखिए हमने x क्या माना था चौड़ाई, तो आपकी चौड़ाई तो हो जाएगी सब 20 मीटर, और लंबाई क्या मानी थी इसकी दूनी है, तो 20 की दूनी यानी 40 मीटर हो जाएगी, यही पूछ रहा था। तो बाकी बनाना संभव है, क्योंकि बाकी बगिया बनाना संभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, क्या निम्न स्थिति संभव है। देखिए क्वेश्चन दिखा लेता हूँ मैं आपको, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्या है, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु में गुणनफल 48 था। क्या था, गुणनफल 48 था। चलिए इक्वेशन बना के देखते हैं, अगर इक्वेशन बनती है सही तो यह संभव है। चलिए क्या है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो माना एक मित्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ठीक है, और दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लेता हूँ मैं y वर्ष। 2 मित्र हैं, ठीक है, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है, यानी इनकी आयु का योग, प्रथम स्थिति क्या कह रहा है आपकी, इनकी आयु का योग यानी x + y बराबर 20 वर्ष। ठीक है, पहली कंडीशन ये दे रहा है, तो समीकरण 1 हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। क्या था, 4 वर्ष पूर्व। देखिए 4 वर्ष पूर्व पहले इनकी आयु याद करते हैं, 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु, तो 4 वर्ष पूर्व किसी की 4 वर्ष पूर्व, तो 4 घटेगा x - 4। इसी प्रकार दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष पूर्व पहले की आयु, पहले मित्र की, ठीक है, दूसरे मित्र की ऐसे ही निकालेंगे, 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी आपकी y - 4। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, इनका गुणनफल 48 था, तो यानी x - 4 और y - 4 बराबर 48। तो आपको क्या लगता है, इस इक्वेशन को सोल्व करके आप यहाँ से x का मान निकाल सकते हो, या x या y का हिस्सा निकाल सकते हो, नहीं निकलेगा, क्योंकि x × y आएगा, कितना आएगा x × y, और x × y से कोई भी समीकरण हमारा यहाँ सर हल नहीं होता, तो इसीलिए इसकी स्थिति बनना संभव नहीं है,
क्योंकि इसकी स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, इसकी स्थिति संभव नहीं है तो उसकी आयु हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। इसी के साथ ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या दिया है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल इतने एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है तो मान लेते हैं हम इसी प्रकार से। तो माना आयत की लंबाई बराबर x मीटर, क्या लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई बराबर y मीटर। ठीक है, ये कंडीशन है पहली। तो क्या दे रहा है, परिमाप दिया आपकी, परिमाप कितने दे रहा है 80 मीटर, कितनी 80 मीटर, और आपका क्षेत्रफल क्या दे रहा है 400 मीटर स्क्वायर। ये कंडीशन है। तो ये कि ये इस कंडीशन को कब फॉलो कर सकते हैं, इसके हमें दोनों फॉर्मूले अलग अलग लगाने पड़ेंगे। तो परिमाप का फॉर्मूला लगाते हैं पहले। तो आयत की परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपका, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यही सूत्र होता है ना। चलिए फॉलो करते हैं। तो परिमाप कितना लगाएंगे हम इसे, 80 बराबर 2, लंबाई x मानी थी, चौड़ाई y मानी थी। ठीक है, 2 गुणा में इधर किस में जाएगा, भाग में, x प्लस वाई बचेगा इधर, 2 से कितना कटेगा 40, यानी x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा आपका 40। इसको हम एक क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट मान लेते हैं क्योंकि यहाँ से किसी का मान नहीं निकलता। इसी प्रकार से क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। लगाते हैं, क्षेत्रफल कितना दिया है 400, लंबाई x, चौड़ाई y, x इंटू वाई। ठीक है, तो देखिए यहाँ से x इंटू वाई दिया है। यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाली उसमें रखने के लिए तो कितना हो जाएगा, y उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 40 माइनस वाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40 माइनस वाई। इसलिए यहाँ रखते हैं x की वैल्यू 40 माइनस वाई। ये समीकरण 2 मानते हैं। तो समीकरण 1 से x बराबर 40 माइनस वाई, समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं। तो 400 बराबर x की जगह क्या रखना है आपको, 40 माइनस वाई रख लिया। 12 इंटू में वाई है तो वाई लगा देंगे, अंदर गुणा कर देते हैं, 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, वाई स्क्वायर कभी माइनस में रहता है तो इन दोनों को इधर लाएंगे, प्लस में कर लेंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस के 40 वाई और प्लस के 400 बराबर 0। चलिए इसका हम गुणनखंड करते हैं। तो ये 400 एकम 400, और इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे जोड़ करके या घटा करके हमारा 40 बन जाए। देखिए, तो 20 का गुणा करते हैं तो 400 होता है, और 20 जोड़ने पर आपका 40 हो जाएगा। तो माइनस के 20 वाई और माइनस के 20 वाई प्लस का 400 बराबर 0। चलिए यहाँ से वाई कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, वाई माइनस 20। यहाँ से अगर माइनस कॉमन लें और 20 भी मिलेगा क्योंकि दोनों पर 20 है, तो वाई बचेगा, और माइनस प्लस क्या होता है माइनस। तो 20 का 400 हम भाग देंगे 20 बार। दोनों इक्वेशन एक जैसी अंदर की, तो इसे हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, बाहर वाली भी एक जैसी हैं तो इसे भी हम ब्रैकेट में रखेंगे। चलिए रखते हैं। तो वाई माइनस 20 बराबर 0, वाई बराबर कितना निकलेगा उधर जाके प्लस में। इसी प्रकार इसमें निकालेंगे, वाई माइनस 20 बराबर 0, वाई बराबर उधर भी किसमें निकलेगा, ये प्लस में। दोनों व्यक्ति एक जैसी निकली समान, तो वाई का मान कौन सा भी रख सकते हो आप किसी भी समीकरण में। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था बना आपका, x प्लस वाई बराबर 40 था ना। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या था, x प्लस वाई बराबर 40, तो यहाँ रखते हैं। तो x की जगह x प्लस वाई की जगह 20 बराबर 40। 20 उधर प्लस का है तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है। 40 माइनस 20, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, आपकी लंबाई भी 20 मीटर आ गई और चौड़ाई भी 20 मीटर आ गई। तो क्या यही तो पूछ रहा था कि उसकी लंबाई और चौड़ाई याद करो। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5वां भी फिनिश हो चुका है। तो आई होप आपको ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो में कहीं गलती हो जाए तो क्षमा करना, क्योंकि वीडियो मैं कई दिनों में बार बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 5 थे आपके प्रश्नावली 4.4 में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो ना समझ में आया है तो वीडियो को रिवाइव करके एक बार जरूर देखें। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को आपसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके इस चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।